अब इस देश को एक क्रांति की जरूरत है जो बाबा साहब के संविधान को हाथ में लेकर के अब इस देश की सड़कों पर इस देश के कमेरा लोगों की क्रांति होनी चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं उस क्रांति का सबसे बड़ा नायक अगर कोई है तो वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बधाई दो इस मंच के आयोजकों को कि ओबीसी समाज के आने वाले इतने लोगों ने इकट्ठा होकर के संविधान दिवस मनाया है और डॉक्टर अंबेडकर को अपना नायक और मसीहा मानने का काम किया। यही वो एकजुटता है जो उनको डराती है। तो फलाने कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे। इसी धरती पर कबीर पैदा हुए और कबीर ने लिखा कि मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। उस कबीर की धरती पर आपने धर्म को बिजनेस बना दिया। पहले स्कूल चले ना भारत तोड़ो अभियान, अब आजकल चल रहा है भारत खोदो अभियान। खुदाई हो रही, खुदाई करो कि इसके नीचे क्या है उसके नीचे क्या है। गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर हजारों साल लगा तब संविधान मिला और आपके सामने चंद 10 साल में सारी गुलामी वापस आपके ऊपर थोपी जा रही है और आप गुलामी को रोक भी नहीं पा रहे। फिर किस बात का ये सम्मेलन? वो खटिया जो बराबर की बैठाई गई थी उस खटिया को फिर से कोई खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि अब एक कुर्सी रहेगी, हम बैठेंगे, बाकी जमीन पे बैठोगे। बताओ आप इस लड़ाई को समझ पा रहे हो कि नहीं? हम इतिहास के उस मुहाने पर खड़े हैं कि अगली बार अगर हम आज जागरूक नहीं हुए तो इतना बड़ा कार्यक्रम भी आप नहीं करा पाओगे। ये मेरी बात नोट कर लेना। तो झूठ किसी ने बोला था 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, पहचाने? झूठ पकड़ाया, 15 लाख आया, नौकरी मिली, कोई वादा पूरा हुआ? आप कह रहे नहीं, मैं कह रहा हूं हां, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था मजहब के नाम पर लड़ाने का वो काम हो रहा है। गरीब के बच्चे को शिक्षा अब नहीं मिलेगी, किसान के बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी। 5 साल हो गया यहाँ शिक्षक भर्ती नहीं आई उत्तर प्रदेश में। कौन दोषी है? पेपर लीक हो गया, कोई कार्रवाई हुई? जेल में कोई है? अभी वो बच्चे आपके पढ़ने इलाहाबाद गए, आंदोलन किए, लाठी चार्ज हुआ, दोबारा इम्तिहान ही नहीं हो रहा है। खतरे में क्या है पहचानने के लिए समझदार को इशारा काफी। सारे लोग सरकारी स्कूल के पढ़े हुए लोग, और सरकारी स्कूल में फीस कितनी होती थी? नाम मात्र। जब भारत गरीब था फिर एक फकीर का जन्म हुआ। फकीर ने इस देश का इतना विकास किया, देश का दुनिया में डंका बजने लगा और नई शिक्षा नीति लागू हो गई। अब आपकी प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ेगी, सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे और शिक्षा महंगी हो गई। ऐसी अमीरी लेकर के आप क्या करेंगे? अब आपकी फीस महंगी हो गई, पढ़ने का मौका खत्म। बताओ संविधान खत्म कि नहीं खत्म? जिसकी जेब में पैसा है उसके बच्चे पढ़ेंगे, जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसके बच्चे धर्म बचाने जाएंगे। बेरोजगार कोई नहीं रहेगा, लेकिन चुनना आपको है कि आप अपने बच्चों को कौन सा रोजगार देना चाहते हैं। इस बहुत ऐतिहासिक सरजमी पर तथागत बुद्ध को सबसे पहले याद करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक, संविधान दिवस समारोह के आयोजक, संयोजक डॉक्टर राघवेंद्र सिंह पटेल जी, विजेंद्र सिंह, विजेंद्र विश्वकर्मा जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ये इतना बड़ा और जरूरी कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। कुशीनगर मेरा पहली बार आना हुआ है और यहां आकर के एक बात महसूस होती है
तथागत बुद्ध को याद करते हुए जिस परिस्थिति में ये कार्यक्रम हो रहा है उसको आपसे साझा करूं तो केवल 2 पंक्तियां कि तथागत बुद्ध की जमीन को वीरान न होने देंगे, इस देश में दूसरा संविधान न होने देंगे। और ये कितना खूबसूरत संयोग है कि जिस वक्त संविधान पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा हो, उस वक्त संविधान दिवस मनाया जा रहा है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है फिर से कि इस संविधान दिवस में जो असल में भारत है, जितने रंग इस देश में है, जैसा खूबसूरत एक बगीचा है, इस मंच पर और इस परिसर में वो पूरा बगीचा अपने पूरे रंगो शान के साथ मौजूद है। मैं इसके लिए भी पूरी आयोजन समिति को बहुत बधाई देता हूं। आप कल्पना करिए, इतना शानदार संचालन किया नीतीश विश्वकर्मा जी ने। वो पेशे से शिक्षक हैं। उन्होंने सावित्रीबाई फूले की ऊपर एक नाटक लिखा और वो नाटक यहां पर खेला भी गया बच्चों के द्वारा। इस कार्यक्रम में आने के लिए हम सब के अग्रज आदरणीय चंद्रभूषण जी, इनका फोन मेरे पास आया काफी पहले कि कुशीनगर आना है। उसके बाद अवधेश बौद्ध जी ने लगातार संपर्क किया और इन लोगों के जरिए मैं पहली बार कुशीनगर आ पाया। इसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया है। मंच पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सम्मानित लोग बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं और इस कार्यक्रम में आप सब, हमें पता है कि बहुत दूर से चल करके आए। केवल कुशीनगर ही नहीं, आसपास के जिलों से चल करके आए। सुबह 10-11 बजे से आप लोग यहां इकट्ठा हैं और जो लोग मंच पर हैं उनसे कम सम्मानित लोग सामने कुर्सियों पर नहीं बैठे। बहुत सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत मेहनत करने वाले, संघर्ष करने वाले लोग यहां पर हैं और आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। मुझे लग रहा है कि जितना खाली कुर्सियों से निराशा हो, उससे ज्यादा बड़ी आशाओं की उम्मीद बनकर के आप बैठे हैं। इसलिए आप सब लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान और इंकलाब जिंदाबाद है। और आज जितने भी वक्ताओं ने हमसे पहले अपनी बात कही, चाहे वो सरदार सेना के हमारे मित्र, संघर्षों के साथी आर.एस. पटेल जी हो, चाहे हमारी बहन निर्देश सिंह हो, चंद्रभूषण जी हो, और जितने भी वक्ताओं ने बात जो कही है वो हमारी अपनी बात है। अलग से ऐसा कुछ नहीं है जो हम कह दें या आप नहीं जानते हो। मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजनों में जब हम इकट्ठे होते हैं तो भाषण से ज्यादा अहमियत इस बात की है कि आने वाले हर एक शख्स को महसूस हो कि संविधान को बचाने की लड़ाई में वो अकेला नहीं है, ये पूरा कारवां उसके साथ है। इसकी हिम्मत के लिए ये आयोजन होते हैं और मैं इसकी सबसे बड़ी कामयाबी मानता हूं। अन्यथा जो बातें लोगों ने कही हैं वो हमारी ही बात है। और जितने लोग मंच पर बैठे हैं जो नहीं बोल पाए,
मुझे पूरा यकीन है कि आप उन्हें यह मौका दें, हो सकता है हमसे ज्यादा अच्छा भाषण वो दे लेंगे। इसलिए सवाल इस बात का नहीं है कि कौन बोल रहा है, सवाल इस बात का है कि हम सब मिलकर बोल रहे हैं और एक बात बोल रहे हैं कि यह देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से एक देश बना है और एक देश बना रहेगा, और इस देश को बनाने की लड़ाई में हम शामिल रहेंगे। इस मंच पर जो पोस्टर लगा, और मंच कई बार आयोजकों को इतना बड़ा बनाना भी पड़ता है, आप मुश्किल समझिए उनके। अगर मंच पर ज्यादा न बैठाएं लोगों को, कुर्सी ढंग से न मिले, भाषण न मिले, बोलने का मौका न मिल पाए, तो नाराज भी हो जाते लोग। और नाराज क्यों न हो, पहली पीढ़ी के हम लोग हैं, हमें कुर्सी मांग के नहीं मिलती, लड़के लेनी पड़ती है। इसलिए सब लोग अपनी अपनी कुर्सी को लेकर के बहुत जागरूक और सजग। लेकिन आयोजकों ने बहुत मुश्किल से इस मंच को संभाला और एक अच्छा आयोजन किया। जो नहीं बोल पाए वो भी शायद यही बात कहना चाह रहे होंगे कि इस मंच का इस्तेमाल दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला, तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में क्या उपदेश दिया, संत कबीर, संत रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, चोखा मेला, नारायण गुरु, बसवन्ना, आयन काली, महात्मा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जगदेव बाबू, महामना रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, मंडल आंदोलन की पूरी लड़ाई, हजारों साल का हमारा संघर्षों का इतिहास है। और मैं पहली बात आपसे जो साझा करना चाहता हूं, मौजूदा वक्त में यह देश दो तरह की विचारधाराओं के टकराव का देश बनता जा रहा है। एक विचारधारा वो है जो चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में धन, संपत्ति, सम्मान, अधिकार सब कुछ इकट्ठा कर देना चाहती है और उनके वर्चस्व को कायम रखना चाहती है। वो समानता विरोधी है, वो न्याय विरोधी है, वो वर्चस्वशाली है। और एक दूसरी विचारधारा है जो समता, न्याय, बंधुता, प्रेम, करुणा, शील, प्रज्ञा के विचार को मानती है। और दूसरे विचारधारा का सबसे बड़ा दस्तावेज अगर इस देश में कोई है तो उसका नाम है भारत का संविधान, और हम संविधान के मानने वाले विचारधारा के लोग खड़े हैं। इस समय इस देश में ये दो विचारधाराओं का टकराव है, और ये नया नहीं है, बहुत पुराना है। इसलिए इस विचारधारा के टकराव को और साफ तौर पर देखना होगा। गांव से चलकर आए, कस्बों से चलकर आए मेरे लोगों, ये बात करने हम आपसे यहां इकट्ठा हुए। इस आयोजन में जो मूल चेतना है, मुझे खुशी है कि ये एक राजनीतिक दल का आयोजन नहीं है, लेकिन कई राजनीतिक दलों के लोग इस मंच पर बैठे हुए हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी जी हो, तो भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी और तमाम और राजनीतिक दलों के लोग भी, जन अधिकार पार्टी के लोग और तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी एक साथ मंच पर बैठे हुए हैं। यानी ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, वैचारिक कार्यक्रम है। तो विचारधारा का मतलब क्या होता है? राजनीति में कई बार टकराव भी आ जाता है राजनीतिक कारणों से, लेकिन विचारधारा में कभी कोई टकराव नहीं आता है। और विचारधारा
इस देश में साफ तौर पर संविधान की विचारधारा केंद्र में है, लेकिन संविधान खतरे में है। अब आपको लगेगा कि आप लोगों में और दूसरे लोगों में अंतर क्या है। वो बोलते हैं धर्म खतरे में है और आप कहते हैं संविधान खतरे में है। आपको लग सकता है ये बात, लेकिन खतरा पहचाना जाता है, देखा जाता है, समझाया जाता है, तो इसका मतलब वो खतरा नहीं है। खतरा असली वो है जो सामने दिखता है, जिसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खतरा दिखा कि जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियों को जलाया गया। जिन्होंने जलाया उनमें से कोई जेल में नहीं है। खतरा सामने दिखता है कि आज इस देश में शिक्षा को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है, महंगा किया जा रहा है। और जिन कानूनों को बनाया गया था अपराधियों और आतंकवादियों को जेल में डालने के लिए, उन कानूनों का दुरुपयोग करके संघर्ष करने वाले छात्र, नौजवान, शिक्षक, पत्रकार जेल में डाले जा रहे हैं। आप बताओ सही बात है कि नहीं। मुकदमा इसलिए न्यायालय और पुलिस के लोगों के द्वारा एक व्यवस्था लोकतंत्र में दी गई कि किसी के साथ अन्याय होगा तो न्याय करने का काम किसका होगा, न्यायपालिका का और पुलिस का होगा। और पुलिस का काम इस समय क्या हो गया है, चंद रोज पहले हमने देखा कि जो वोट डालने जा रहा है उसके सामने पुलिस किस रूप में खड़ी हो गई। क्या इस उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाके से कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा जिला, वहां के लोग अगर आए हों और बताएं कि उनके जिले का कोई फर्जी मुकदमा में जेल में नहीं है, तो जरा हाथ उठाएं। मैं भी उस जिले को जानना चाहता हूं जहां लड़ने वाले लोग क्या जेल में या फर्जी मुकदमे से परेशान नहीं किए जा रहे। इसमें दोष पुलिस या न्यायपालिका का नहीं है। जिसे आपने राजा चुना है वो अपना राज अपने तरीके से चला रहा है। और कुशीनगर केवल 53 किलोमीटर दूर है, गूगल करेंगे तो पता चलेगा। जिस जगह के लोग आज वहां पहुंचकर राज चला रहे हैं। यह दीगर बात है कि मुकदमा उनके भी ऊपर हुआ था, लेकिन जब बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं तो आप भी अपना मुकदमा वापस करवा लीजिएगा। इसका भी सबक उत्तर प्रदेश में आपको मिला हुआ है। इसलिए मुकदमा अगर ऐसा हो तो अब डरने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या यह अफसोस की बात नहीं है कि जिन कानूनों से देश को लोकतांत्रिक बनाया जाना था, उन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। संविधान यहां से खतरे में है। लोग वोट डालते हैं, संविधान मेरे लिए क्या है। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी बेशुमार मुश्किलों का समाधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं। जो इस देश के कमजोर, गरीब, दबे कुचले, मजलूम लोग थे, उनके मुश्किलों का समाधान जिस किताब ने किया, उसका नाम भारत का संविधान है। लोग तो उसके पहले भी पैदा होते रहे, लेकिन कुछ लोगों ने तय कर दिया कि अगर आपकी जाति अमुक है तो आप श्रेष्ठ माने जाएंगे, और बाकी जो उत्पादन करने वाले श्रमिक कमेरा लोग हैं वो शूद्र कहे जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने कहा कि ये जो बंटवारा है, जिसने बांटा है, जिसने अलग किया है, कौन रास्ते पर चलेगा, कौन नहीं चलेगा, जिस तालाब का पानी पशु भी पी सकता था,
उस तालाब का पानी कुछ जातियों के लोग मनुष्य होकर भी नहीं पी सकते थे। मूंछ रखने पर मारा जाना, घोड़ी चढ़ने पर मारा जाना, खटिया पर नहीं बैठने देना। पूर्वांचल के लोगों, क्या आपसे बेहतर कोई और जानता है क्या कि बराबर के खटिया पर अगर बैठ गए तो सामने से क्या होता था? बड़ा संघर्ष करना पड़ा। बराबर की खटिया अगर किसी ने बिछाई तो उस खटिया बिछाने वाले सबसे बड़े नायक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कहा कि सब बराबर होंगे, एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट की एक कीमत होगी। इसलिए भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान इस देश के लिए माना जाता है। लेकिन वोट डालने ही न दिया जाए तो बताओ, क्या समझाने की जरूरत है कि संविधान खतरे में है कि नहीं? सीधी आज की बात करना मेरा मकसद है। कुशीनगर के सम्मानित लोगों, आप हमें बताओ, अगर आप जागरूक न होते तो 5-7 घंटे से इस कार्यक्रम में अपना सारा जरूरी काम छोड़ करके यहां न बैठे होते। आप जागरूक लोग हैं, आप सम्मानित लोग हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जिंदगी में कितना संघर्ष किया, फूले पेरियार ने कितना संघर्ष किया, जगदेव बाबू से लेकर रामस्वरूप वर्मा ने मंडल की लड़ाई में कितना संघर्ष हुआ। इस मंच का इस्तेमाल मैं इतिहास बताने में करूं तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा जरूरी बात है कि वहां किताबें मिल रही हैं, किताबें पढ़िएगा। इस मंच का इस्तेमाल ये करने में होना चाहिए कि अगर आज डॉक्टर अंबेडकर होते तो वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते। इसलिए मैं आपके बीच में आज की कुछ चुनौतियों को आपसे साझा कर रहा हूं। आज फूले होते, आज छत्रपति शिवाजी महाराज होते, आज जगदेव बाबू रामस्वरूप वर्मा होते तो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते? क्योंकि इस कार्यक्रम के बाद आप ही जाएंगे तो आप भी किसी भ्रम, किसी छलावे में कहीं आ न जाएं, इसलिए बहुत गंभीर बातें यहां से लेकर जाइए। हम बहुत मुश्किल दौर में जा रहे हैं। अगर आज इस कारवां को रोका गया और जो लोग संविधान के कारवां को रोकना चाहते हैं वो अगर जीत गए तो ये हजारों साल से जो लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ाई हमारी आंखों के सामने हारी जाएगी और आने वाली पीढ़ियों की नजर में हम वो दोषी और सबसे बड़े गुनहगार साबित होंगे। बताइए सही बात है कि नहीं? हमारी आंखों के सामने जो चुनौती, अगर हम वो न रोक पाए, और बताओ आप हाथ उठा करके कि जिस वोट डालने का अधिकार बाबा साहब के संविधान ने दिया, क्या वो आपके हाथ में सुरक्षित बचा है? जिस मशीन का इस्तेमाल उस मशीन के बनाने वाले नहीं करते, आपके यहां उस मशीन से वोट डाला जाता है। और अभी कुछ चुनाव हुए हैं, पता चला कि गांव वाले कह रहे हैं कि हम वोट डाले किसी और को, चला गया किसी और को, लेकिन अगले शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है। बताओ संविधान कहां बचा हुआ है? मैं कल महाराष्ट्र में था और उत्तर प्रदेश के लोगों, आपके पास 2 साल है, इसलिए मैं आज की बात करने आपसे आया हूं। और आपको याद होना चाहिए कि पिछली बार क्या हुआ। आप किसी को वोट दीजिए, बात इसकी यहां नहीं होनी है, बात इसके यहां होनी। तमाम तरह की चीजों के नाम पर एक कार्यक्रम शुरू हुआ। एक सज्जन, बहुत सम्मानित सज्जन आए, उन्होंने कुछ ऐसा नाम ले लिया कि फलाने न होते तो संविधान दिवस न मना पाते। ये हिम्मत देखिए, मैं तो उनको प्रणाम करता हूं। ये हिम्मत होनी चाहिए, ये हिम्मत आपके भीतर होनी चाहिए कि आप भी कुशीनगर के चौराहों पर खड़े होकर कम से कम ये सच तो बोलना सीख लीजिए कि अगर बाबा साहब अंबेडकर न होते तो हम इस देश में कुशीनगर चौराहे पर सम्मान से खड़े नहीं हो पाते। केवल इतना सीखना है हमें उनसे, हमें यही सीखना, क्योंकि सच बोल पाने में भी हम डरते हैं और वो झूठ और लूट वाले लोग भी क्या क्या पाखंड फैलाने में भी परहेज नहीं करते। तो नोट लूटा जा रहा है, हमारा संविधान यहां से खतरे में है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने सरकार। याद है भोजपुरी समाज के लोगों,
नाम लेने की जरूरत नहीं, वैचारिक कार्यक्रम है और आयोजन करने वालों में बहुत सारे तो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं। मैं तो हिम्मत को दाद देता हूं, अवधेश जी भाषण भी दे दिए आकर के। भाई ऐसे दिलेर लोगों के लिए आप लोगों को जोरदार ताली बजानी चाहिए, जिन्होंने नौकरी की परवाह नहीं की। चंद्रभूषण जी बैठे हुए हैं, जब ये नौकरी छोड़े तब मैं नौकरी में था और मैं बहुत दिनों से जानता पढ़ता हूं पुराने लोगों को, मंडल की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। मुझे लगा कि इतना भावना में नहीं बहना चाहिए, इनको नौकरी करनी चाहिए, उसके साथ समाज का काम होना चाहिए। लेकिन ये नौकरी करने वाला हर शख्स जानता है आज की तारीख में या तो पेट पूजा हो सकती है या समाज पूजा हो सकती है। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ करके समाज के काम में आगे बढ़ने का काम किया। और हम जो खड़े हैं आपके सामने, हमने नौकरी कुर्बान कर दी, क्योंकि हमारे सामने शर्त रखी गई थी कि चुप हो जाओ। मैं तो वैसे ही, अभी हमारे सम्मानित लोगों ने कहा भी, डॉक्टर अंबेडकर भी पढ़े लिखे थे और जितने नौजवान आए हैं मैं उनको भी कहना चाहूंगा, जब तक पढ़ाई पूरी न हो जाए अपने पैर पर खड़े मत हो जाना, तब तक कोई समाज बदलने के काम में आप आगे मत आना। अभी अपने पहली पीढ़ी के लोगों को कहो कि आप आगे आगे काम करो। जब आपका पैर मजबूत रहेगा तो आप अपने समाज को बचाने की लड़ाई को आगे ले चलेंगे, लेकिन तब तक अपनी विचारधारा से जुड़े जरूर रहना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नायक बनाओ और बधाई दो इस मंच के आयोजकों को कि ओबीसी समाज के आने वाले इतने लोगों ने इकट्ठा होकर के संविधान दिवस मनाया है और डॉक्टर अंबेडकर को अपना नायक और मसीहा मानने का काम किया। यही वो एकजुटता है जो उनको डराती है। तो फलाने कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे, जबकि जोड़ने वाले तो इधर बैठे हुए हैं। संविधान से बड़ा कोई जोड़ने वाली चीज इस देश में है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह देश पहले बंटा हुआ नहीं था? और बांटा किसने? आप लोग भी बड़ा डर के सोच विचार के कि लक्ष्मण जी बुलाए गए हैं, भाषण यही दे, जो खतरा हो इन्हीं के ऊपर हो, हम काहे बोले? तो बड़ा चुपचाप तो हम लोगों ने कथा मत सुनत बड़ा है ना। कथा भागवत का चर्चा यहां नहीं थे, वो हर जाएगी पड़ी। जहां जाके मैं छत्तीसगढ़ गया तो वहां पर बोला एगो बाबा आया, वो कहा एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। अरे दादा, एक लोटा जल में सारी समस्या का हल। उसका एक दिन मैं भाषण मुझे वहां के लोगों ने सुनाया, बहुजनों ने सुनाया। वो बोला कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर हो और जिस दिन उसका इम्तिहान हो तो बेलपत्री पर थोड़ा शहद लगा के फलाने जगह लगा दीजिएगा, आपका बच्चा पास हो जाएगा। कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपी कि ओकर आपन लड़का 8वीं में फेल हो गया। ये कुल झूठा हो कि ना? जोर से बोला लोगन, अरे हम यह करें। ये कुल हमारे औपचारिक भाषण देने से काम अब नहीं के चले वाला, कार्यक्रम हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कुशीनगर के लोगों, हम इतिहास के उस मुहाने पर खड़े हैं कि अगली बार अगर हम आज जागरूक नहीं हुए तो इतना बड़ा कार्यक्रम भी आप नहीं करा पाओगे। ये मेरी बात नोट कर लेना। जितने लोग आयोजन करेंगे इनके ऊपर जांच बैठेगी, जो चंदा देगा उसके ऊपर जांच बैठेगी, जो आयोजन में आएगा उसके ऊपर जांच बैठेगी। कुछ और करके आपको डराया जाएगा, आप बोल नहीं सकते, आप गुलाम बना दिए जाओगे। बताओ, गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर हजारों साल लगा, तब संविधान मिला और आपके सामने चंद 10 साल में सारी गुलामी वापस आपके ऊपर थोपी जा रही है और आप गुलामी को रोक भी नहीं पा रहे। फिर किस बात का यह सम्मेलन? केवल भाषण देने से अब कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। अब इस देश को एक क्रांति की जरूरत है, जो बाबा साहब के संविधान को हाथ में लेकर के अब इस देश के सड़कों पर इस देश के कमेरा लोगों की क्रांति होनी चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं, उस क्रांति का सबसे बड़ा नायक अगर कोई है तो वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 32 डिग्रियां लेकर आए थे। और नौजवानों, मैं कहना चाहता हूं, मैं 14 साल प्रोफेसर रहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा।
हमारे प्रोफेसर ने मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सामने बोला, और जितना आहिर लोग हुई हैं वो लोग समझिए हमार बात। प्रोफेसर बोला कि आहिरन का लड़का गाय भैंस चराना छोड़कर अगर यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे तो हमारा लड़का कुल कहां जाइए। और वो बोला तब जब इस देश में संविधान लागू था। इसका मतलब इस देश में संविधान लागू हुआ संसद में, सड़क पर तो संविधान लागू करना पड़ा है। थोड़ा हुआ, लेकिन जितना हुआ अब उसे भी वापस किया जा रहा है। मैं विश्वविद्यालय में 14 साल प्रोफेसर रहा, और मैं आपसे बता के जा रहा हूं, क्यों मैं कह रहा हूं डॉक्टर अंबेडकर हमारा नायक है। 32 डिग्रियां लेकर लौटे, 4 पीएचडी की डिग्री थी, और एक को डिग्री फर्जी नहीं, सारी ओरिजिनल डिग्रियां थी। डॉक्टर अंबेडकर की एक भी डिग्री फर्जी नहीं थी, ओरिजिनल डिग्री लेकर आए। चपरासी फाइल फेंक कर दे रहा था, पता है ना कहानी। और जब हमारे ऊपर बीता, और यही उत्तर प्रदेश है, मुख्यमंत्री जो रहे, उस मुख्यमंत्री के रहने, जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे, जो विदेश से पढ़ाई पढ़ के आए, और जब मुख्यमंत्री आवास से निकले तो उनका आवास गंगा जल से धुलवाया गया। भूल जाओगे क्या? अब बताओ अब कौन क्या है। मैं आपसे पूछने आया, बताओ कुशीनगर के लोगों, बिहार यहां से 20 किलोमीटर दूर है, हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। और नौजवानों, ये इतिहास जरा पढ़ना और सोचना। बिहार के मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, नाई समाज से आते थे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव। और गालियां दी गई कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। गालियां किसने दी है बताओ? किसी मुसलमान ने दी थी क्या? किसी दलित ने दी थी क्या? सीधा सवाल मैं आपसे पूछने आया हूं, किसी ने दिया? दलित ने गाली दी? जोर से बोलिए। किसी आदिवासी ने दी? किसी ओबीसी ने बनाई होगी? किसी मुसलमान ने तो नहीं बनाई होगी। अब किसने बनाई मैं आपके ऊपर छोड़ देता। समझदार को इशारा काफी। आजकल मैंने भी अपनी भाषा थोड़ी बदल ली है। सारी बात हम क्यों बोले, कुछ आप भी बोलो। सारा खतरा हम क्यों बोल लें? नौकरी छोड़ के अब आपके बीच में खड़े हैं, अब उससे ज्यादा हमसे क्या लोगे। लेकिन एक बात हमारी नौकरी के समय में कह देना चाहता हूं, मेरी किताब यहां आई है। अब मेरी किताब है तो मैं कैसे कहूं कि खरीद के पढ़िएगा, आपका मन करे तो पढ़िएगा। लेकिन मेरे सामने संकट आया, पहली पीढ़ी का, यही आजमगढ़ घर है मेरा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 14 साल प्रोफेसर। मुझसे ज्यादा नंबर वाला इंटरव्यू बोर्ड में नहीं कोई था। और जब इंटरव्यू का रिजल्ट बन रहा है तो वहां सामने से आदेश आ रहा है कि लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकालना है, किसी और को करना है। तो हमारे उस प्रोफेसर ने कहा, चंद्रभूषण जी ने जिसका जिक्र किया था, उसने कहा कि कोई वजह तो बता दो। उन्होंने कहा ऊपर से आदेश आया है। पहलवा ऊपर से कुछ और आवा, अब कुल आदेश आवला कि केकर नौकरी लगी केकर न लगी, के बीएलओ बनावल जाए कि हटावल जाए। नौकरी से निकालने के सामने मुझे पता था कि मेरे साथ ये होना है, क्योंकि आप उनके हां में हां मिलाते तो आप कुछ भी बन सकते हैं। अगर आप सच की बात बोलेंगे तो आपको कमजोर किया जाएगा, आपकी नौकरी छीनी जाएगी, आपको डराया जाएगा, अकेला किया जाएगा, और इतना कमजोर किया जाएगा ताकि आपका समाज भी आपके साथ खड़ा ना हो पाए। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा इस समाज के लोगों का कि मेरी हिम्मत के साथ खड़े हुए, और मैंने केवल इतनी हिम्मत दिखाई कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। ये नौकरी किसकी वजह से मिली थी? बाबा साहब के संविधान की वजह से मिली थी। अगर संविधान ही नहीं बचेगा तो हम अपनी नौकरी बचाकर कहां जाएंगे और किसको मुंह दिखाएंगे? इसलिए हमारी लड़ाई और इस साझा मंच की लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई। इसलिए मैं बहुत वक्त लेने के बजाय आज जो चुनौती आपके सामने है केवल वो आपसे कह रहा हूं। अभी बताया चंद्रभूषण जी ने, हमारे पूर्व के वक्ता ने, कुशवाहा जी ने बताया, अभी आर.एस. पटेल साहब ने वर्तमान की चुनौती पर भी बता दिया। बहन निर्देश ने जब अपनी बात कही तो पाखंड अंधविश्वास से बचने की भी कहा कि आजकल कुल बाबा नया नया घुम्मत हुआ। और जब हम बाबा कहते हैं तो बड़ा ध्यान से समझिएगा, हमारा टिप्पणी किसी और के ऊपर नहीं है।
क्या बोल रहे हैं? खुलेआम बोल रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये बताइए कि इस देश के संविधान में कहीं भी लिखा है कि वो एक धर्म का राष्ट्र होगा? आपसे पूछ रहा हूं, जोर से बताइए। आपने अभी संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया, उसमें क्या लिखा है? सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। और आजकल सबको बाबाओं को काम पे ड्यूटी पे लगा दिया गया है कि वो खतरे में है, जाओ उनको जोड़ो, इनको जोड़ो और इसको वो राष्ट्र बनाना है। मैं आपसे कहने आया हूं कि इस देश में कोई खतरे में नहीं है। अगर खतरे में है तो भारत का संविधान खतरे में है, इसीलिए इसको बचाने की जरूरत है। आप और हम कैसे इस खतरे को समझेंगे, ये आखिरी बात कह के आपसे विदा लूंगा। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी यह है, झूठ, लूट और फूट की राजनीति को पकड़े, समझे और उससे अपने बच्चों के आने वाले भविष्य को बर्बाद होने से बचाएं। झूठ सबसे बड़ा क्या? एक झूठ वो जो हजारों साल से बोला जा रहा है। जब संविधान आया तो अब उस झूठ पर मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, पहले के लोगों ने उस पर बोल दिया। लेकिन 10 साल पहले, 5 साल पहले भी तो झूठ बोले गए। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, समझदार को इशारा काफी। एगो तोता एगो आदमी पल्ले रह, सुना भाई से। वो तोता अपने दोस्त के देखा तो वो कहे कि पागल आ गया, पागल आ गया। उसका दोस्त एक दिन बुला के कहा कि तुम्हारा तोता बहुत बदमाश है, ये जब हमको देखता है तो कहता है पागल आ गया। तो तोता को वो आदमी जाके बोला, कहा कि सुनो, ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, अब इसको तुम कभी मत बोलना। तो तोता समझ गया। अगले दिन वो आदमी आया, तोता आदमी को देख रहा है, आदमी तोते को देख रहा है, दोनों चुप। जब वो आदमी जाने लगा तो तोता बोला, सुनो, समझ तो गए ही होगे कि तुम क्या हो, इसलिए समझदार को इशारा काफी होना चाहिए। क्योंकि हमारे लोगों को अभी ये खतरा समझना बाकी है। ज्योतिबा फूले अपने ग्रंथ तृतीय रत्न में लिख गए कि जो गरीब पैदा हो गया, जो कमजोर पैदा हो गया घर में, वो पैदा गरीब नहीं हुआ था, लेकिन जिस घर में पैदा हुआ उसमें गरीबी थी, उसमें भूखमरी थी, उसमें बीमारी थी, उसमें शिक्षा पहुंची नहीं, उसमें अंधविश्वास पहुंचा। और उसी अंधविश्वास में अभी अवधेश कुशवाहा जी बोल रहे थे, उन्होंने वो कहानी सुनाई कि आज उस कहानी में ये था कि मां अगर बच्चे को हॉस्पिटल ले गई होती तो बच्चा बच जाता। पहलवा गांव में सांप काट ले तो वो झैती सुखैती होके, अब का होला? जोर से बोला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सर दर्द होता है तो कहां जाते हो? हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास। बीमार होते हैं तो कहां जाते हैं? हॉस्पिटल के पास। पहले क्या था? आज से 200 साल, 100-200 साल पहले क्या था? नहीं था डॉक्टर। जीवन की मृत्यु दर कितनी थी आप खोज लीजिए। तो मृत्यु दर बढ़ी कि कम हुई? ये आपके ऊपर छोड़कर जा रहा हूं, जरा समझदारी बात बताइए। पहलवा बियाह होकर तो 2-2 दिन होकर होता था, अब बारात गई, खाना खा के सब गायब, केवल परिवार के लोग बचे। समाज वक्त के अनुसार अपनी परंपराएं बदलता है। जो ठहर गया वो तालाब का पानी कभी पीने लायक नहीं होता, बहता हुआ जल ही हमेशा पीने लायक होता है। इसलिए परंपरा और रूढ़ियां अगर अंधविश्वास बन जाएंगी तो याद रखना, एक पीढ़ी का अंधविश्वास दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा बनता है और तीसरी पीढ़ी के लिए इतिहास बन जाता है। इस गंभीर वाक्य को अगर आप समझ पाए तो समझिएगा। एक पीढ़ी का अंधविश्वास दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाएगा। बिल्ली रास्ता काट दे तो रास्ता नहीं दे, उधर जाना है। कल मैं गया जहां नागपुर में वैज्ञानिकों का कार्यक्रम था, उन्होंने शोध करके बताया, एक जूलॉजी की वैज्ञानिक थी, उन्होंने कहा कि हमने बिल्लियों पर इतना रिसर्च किया है, बिल्ली में कुछ भी ऐसा पाया नहीं जाता कि बिल्ली रास्ता काट दे तो रास्ता को पार करके नहीं जाना है।
तो हमने उनसे पूछा कि अच्छा मान लीजिए बिल्ली रास्ता काट दे तो कितना किलोमीटर तक उसका असर होता है, और कौन दिशा ले बोलो, बच रहे हैं कि नहीं बच रहे? अगर इस देश में परंपराओं को अंधविश्वास के नाम पर थोपा जाएगा तो कोई बाबा पैदा होगा। पिछले दिनों मैंने देखा, उसने कहा कि अगर गोबर को रोटी में लगाकर आप खाएंगे तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा। बताओ, इतना लोग, एक कमेरा लोग हैं यहाँ पे, उनको पता है कि गोबर को अगर खाद बना के खेत में डालोगे तो पैदावार बढ़ेगी, और हलवा पैदा करके अपने बच्चे को खिलाओगे, वो भी देसी घी का, तो आपका बच्चा मजबूत होगा। इसलिए गोबर खिलाने वाली साजिश के खिलाफ हम हलवा बचाने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। अब इस आसान भाषा में आप समझ गए कि नहीं? कुछ लोग इसे गोबर का देश बनाना चाहते हैं कि नहीं? इसलिए गोबर वालों को गोबर मुबारक, अगर कोई खा रहा हो तो मना मत करिए, लेकिन अपने लोगों को समझाइए कि गोबर खाने की चीज नहीं है, हलवा खाने की चीज है। ये कैसे समझ में आएगा? क्योंकि उस अंधविश्वास ने आपके नोट को भी लूटा। एगो किस्सा हमके एगो आदमी भोजपुरी में ही बताया था कि नोटबंदी हुई, 500,000 के नोट बंद हो गए, तो वहां बैंक में जमा कैले पर तो कुल पता चल जा। तो वो गैल कहाँ कहे कि पूजा करे गई, भगवान ने चढ़ाई ले धक्का धक कि अब खुश हो जाइए। तुरंत एक आदमी बीच में आया, उसने कहा कि रे मूर्ख, ये नोट तो बंद हो गई है, तू इसे चढ़ा रहा। तो वो आदमी बोला, धीरे बोला, तो हमके पता है कि नोट बंद हो गए, हमके पता है कि नोट बंद हो गए, भगवान के थोड़े पता है कि नोटिया बंद हो गए। वो आदमी बोला कि भगवान थोड़े लेना है नोटिया, जेके पता हो चाहिए वो के पता है कि नोट बंद हो गए। समझदार को इशारा काफी कि आपकी नोट लूटी कहां जा रही है। अब यहां से सुनना, महात्मा कबीर को इसी धरती पर कबीर पैदा हुए, और कबीर ने लिखा कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। उस कबीर की धरती पर आपने धर्म को बिजनेस बना दिया। धर्म दिल में होता है। जो हिंदू है उसे हिंदू बने रहने दो, जो मुसलमान है उसे अपनी इबादत करने दो, जो बौद्ध है वो बौद्ध विहारों में जाएगा, जो जैन है वो अपनी इबादत घरों में जाएगा, जो किसी को नहीं मानता है वो भी इसी देश में रहेगा। उस किताब का नाम है भारत का संविधान, जिसने सबको अपनी उपासना की आजादी दे दी है। और आज इस देश में केवल मजहब के नाम पर लड़ाया जा रहा है। पहले स्कूल चले ना भारत तोड़ो अभियान, अब आजकल चल रहा है भारत खोदो अभियान। खुदाई हो रही, खुदाई करो कि इसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है। दुनिया में खुदाई होती है तो ये खोदा जाता है कि कहां सोना मिलेगा, कहां हीरा मिलेगा, कहां कोयला मिलेगा, कहां खनिज संसाधन मिलेंगे। हमारे यहां कह रहे हैं यहां खोदो, यहां वो मिलेंगे जो कड़कड़ में है। नहीं भाई, इस देश के SC ST OBC समाज के लोगों, मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, मजहब के नाम पर लड़ना हमारा फर्ज नहीं है, लेकिन कभी किसी हिंदू को, मुसलमान को लड़ाया जाए और किसी के सामने, मुसलमानों के सामने कोई खतरा बने तो OBC SC ST आप संविधान लेकर खड़े हो जाना। जब किसी दलित परिवार के घर पर कोई अन्याय अत्याचार करने जाए, OBC समाज के लोगों, आप ताकत बनकर अपने परिवार के लोगों के साथ खड़े हो जाना। किसी और गरीब कमजोर को सताया जाए तब एकजुट खड़े हो जाना। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, बटेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यही बात मैं आपसे अपील और करने आया हूं। जोड़ने वाली किताब है भारत का संविधान। हमारे मित्र ये गुड्डू जी हैं, यही कुशीनगर के रहने वाले। ये लोग आ रहे थे, इन लोगों ने हमें बताया कि ये तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है, ये बुद्ध की जमीन है। और बुद्ध की जमीन पर सबसे बड़ा पैगाम क्या है? शांति, करुणा। भंते जी बैठे हुए हैं। मैं अभी जिस बौद्ध स्मारक में गया, विहार में गया, और वहां जाकर मैंने देखा तो एक अजीब सी शांति है वहां। किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं है।
बुद्ध का अर्थ है शांति, करुणा, प्रेम, प्रज्ञाशील। विदेश में जाकर जिसे बुद्ध याद आता है वो इस देश में कहता है कि हमको वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे। और भारत में आके युद्ध, विदेश में जाके बुद्ध। नहीं, बुद्ध का पैगाम सबसे बड़ा है कि शांति। लेकिन शांति नहीं तब तक जब तक दुख भाग न सबका सम हो, और नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। इस गैर बराबरी को पाटे बिना इस देश में शांति नहीं है। इसलिए युद्ध का वक्त है, लेकिन हमारे हाथ में युद्ध का हथियार क्या है? वो कलम और किताब होगी, बाबा साहब का संविधान होगा, और हमारे हाथ में कोई हथियार पकड़ने की जरूरत नहीं। आपके भी आसपास कोई आए और आपके बच्चों के हाथ में कोई हथियार पकड़ाए, हथियार मत पकड़ना। मैं प्रोफेसर आपसे जो रहा 14 साल कह के जा रहा हूं, उस किताब को पढ़ना, प्रोफेसर की डायरी। आपके स्कूल की फीस महंगी हो गई, सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, प्राइवेट स्कूल की फीस महंगी हो रही है। अब डीयू, जेएनयू, जामिया, आपके घर के कितने बच्चे पढ़ने गए भाई? आपको चिंता ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा अगर नहीं रहेगी तो चेतना कहां से आएगी? ज्योतिबा फूले ने कहा, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र चरमराए। एक अविद्या ने जाने कितने अत्याचार किए। नारा सरकार लगाती है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और हकीकत में यह है कि न पढ़ने दो इंडिया को, न आगे बढ़ने दो इंडिया को। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं गया तो जिस समय फीस 4,000 रुपए थी, 14 साल बाद जब मैं वहां से निकला तो उसकी फीस 40,000 रुपए थी। 4,000 से 40,000, कितना गुना हुआ? जोर से बताना, जोर से बोलिए। 14 साल में कितना गुना? कोई एक आदमी यहां हाथ उठाते जिसकी आमदनी 14 साल में दुगनी हुई हो। दुगनी आमदनी नहीं हुई, और शिक्षा में खर्चा 14 साल में 10 गुना हो गया। तो झूठ किसी ने बोला था 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, पहचाने? झूठ पकड़ाया, 15 लाख आया, नौकरी मिली, कोई वादा पूरा हुआ? बुलेट ट्रेन चलती तो मैं 11 बजे आ गया होता कि नहीं? जोर से बोलिए। बुलेट ट्रेन चली? कोई ऐसा काम हुआ जो वादा किया गया था? आप कह रहे नहीं, मैं कह रहा हूं हां, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था मजहब के नाम पर लड़ाने का, वो काम हो रहा है। हमारे लिए जो वादा धोखा हो गया, इसलिए इस देश में समाजवादियों का नारा था। मुझे खुशी है कि इस मंच पर अंबेडकरवादी, समाजवादी सब मिलकर बैठे हुए हैं। जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। समाजवादियों, अंबेडकरवादियों, देखो तुम्हारे लोगों ने क्या लड़ाई लड़ी। सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। उस नारे को आगे बढ़ाया अर्जक संघ और त्रिवर्णी संघ ने कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। पुराने लोगों याद होगा आपको, नारा लगा था कि नहीं? जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। जो राष्ट्रपति का बेटा होया, चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। शिक्षा पर जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, ये नारा पुराना नारा है। कई साल लगे इस नारे से लड़ करके एक बराबर का भारत बनाने में। अब ऐसी खटिया बनी है जिसमें बराबर पर बैठ करके ओबीसी, एससी, एसटी एक साथ बैठना शुरू कर दिया। उस एकता से लोगों को डर हो गई, इसलिए रोज आपस में लड़ाता है।
वो खटिया जो बराबर की बैठाई गई थी, उस खटिया को फिर से कोई खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि अब एक कुर्सी रहेगी, हम बैठेंगे, बाकी जमीन पे बैठोगे। बताओ आप इस लड़ाई को समझ पा रहे हो कि नहीं? जोर से बोलिए। इसलिए अब मैं बहुत सारी बातें कहूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक एक रुपया जोड़ करके यह आयोजन हुआ। ये चंदा किसी अपने हम इनका भी दोस्त अगर कोई अंबानी और अडानी होता तो इकट्ठे 2-4 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दे दिया होता, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो गया होता। 100 गाड़ी अगर अप डाउन के लिए लगा दी जाती तो कुर्सियां खाली रहती। समझदार को इशारा काफी। ये अपने पैसे से आए हुए लोग अपने दिन का जरूरी काम, खेत खलिहान का, नौकरी का अपना काम छोड़ करके एक एक आदमी आया हुआ है। इसलिए मैं आपके सलूट करने आया हूं। कोई कहे कि ये भीड़ काफी नहीं तो कहना इंकलाब के लिए एक शख्स ही काफी है। इसलिए आपकी संख्या कम नहीं है, लेकिन हमारे लोग इस समय किसी हॉस्पिटल में दवाई के लिए लाइन लगाए होंगे। हमारे लोग इस समय, थोड़ा शाम होने वाली है, आपका ध्यान किधर है? आपका सामान इधर है। बीमारी है कि नहीं? ये सबसे बड़ी गलत कह रहा हूं? मुझे ये चीवर पहनाने 2-3 लोग आए, उसमें से भी 2-3 लोग लेके। बीमारी है कि नहीं? हमारे लोगों के लिए ये फैलाया गया। शिक्षा मिली नहीं। बताओ गरीब का बेटा कैसे पढ़ाई करेगा? और मैं कविता पढ़ के जा रहा हूं, बहुत वक्त भी हो गया। इस कविता को गांव-गांव पहुंचाना मेरे लोगों, ये मेरा पैगाम है। मैं कितनी भी बड़ी बात कह लूं, कोई पाखंडी आके कथा सुनाएगा तो उससे समझने वाला जो चेतना संपन्न होगा, पढ़ा लिखा होगा, वही समझेगा कि अगर कांवड़ लेकर जाओगे तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर आरक्षण मांगने जाओगे तो लाठी बरसाई जाएगी। उस फूल और लाठी के बीच आपको तय करना है कि आप क्या खाने के लिए तैयार हैं। इससे ज्यादा बोलने की जरूरत है क्या? अगर आपको भी फूल खाना है तो वहां जाना है, लेकिन लाठी हमारे लोगों ने भी खाई। इसलिए एक निकाला हुआ प्रोफेसर आपसे कह के जा रहा है, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों, क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ इ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। वो सड़क बनाने वालों, वो भवन उठाने वालों, वो मैला ढोने वालों, वो कपड़ा धोने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों। पढ़ो, खुद अपनी किस्मत का अगर फैसला खुद करना है। वो बोझा ढोने वालों, वो रेल चलाने वालों, अगर देश की बागडोर तुम्हें चलाना है तो पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों। पूछो पूछो मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं? मिनिमम मजदूरी मिल रही है क्या? आपके भी शहर में कोई लेबर चौक होगा, है? सवेरे उसका जाति जनगणना करा लेना, वहां लेबर चौक पर सुबह सुबह रोजगार की भीख मांगने के लिए उस बेबस लाचार भीड़ में कौन घर के लोग खड़े हैं? किसान, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, इन्हीं जातियों के लोग। खेती बर्बाद हो गई, हस्तशिल्प कुटीर उद्योग तबाह हो गए। हमारे लोग सड़क पर मजदूरी मांगने के लिए खड़े हो गए। हम 90% वहां हैं। कड़वी बात कह के जा रहा हूं। हमारे 90% कहां हैं? हमारे 90% हॉस्पिटल में दवाई की लाइन में खड़े हैं, और जो बचे हैं खाद मांगने वालों की लाइन में खड़े हैं। खाद दे न सके जो, वो कहते हैं कि बटोगे तो क्या होगा? अरे तुम बांटोगे तब फसल पैदा होगी। तुम्हें खाद बांटना था, तुम खाद ही नहीं बांट पा। लाठी चली थी यहां की नहीं? खाद बांटने पर लाठी चली है? अरे खाद मिल गई क्या यहां सबको? अच्छा 50 किलोमीटर दूर है, इसलिए यहां हो सकता है जल्दी सप्लाई हो गई हो। बहुत खुशहाली है। अब इससे ज्यादा क्या बोलने की जरूरत है? वो सड़क बनाने वालों, पूछो मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं? पढ़ो, तुम्हारी मेहनत को गिद्ध लपकते क्यों हैं?
पूछो मां बहनों पर ये बदमाश झपटते क्यों हैं। पूछो तुम्हारी मेहनत का फल सेठ गटकते क्यों हैं। पढ़ो दीवारों पर लिखा है मेहनत कश का नारा। ये जो नारा है ये संविधान का नारा है, ये पढ़े लिखे वाले लोगों का नारा है। पढ़ो दीवारों पर लिखा है मेहनत कश का नारा। पढ़ो कि पोस्टर क्या कहता है, ये है दोस्त तुम्हारा। पढ़ो अगर अंधविश्वासों से पाना है छुटकारा। पढ़ो किताबें कहती हैं सारा संसार तुम्हारा। पढ़ना लिखना सीखो और मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो और भूख से मरने वालों। इसलिए मैं आपसे जाके कह रहा हूं, गरीब के बच्चे को शिक्षा अब नहीं मिलेगी, किसान के बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी। 5 साल हो गया यहां शिक्षक भर्ती नहीं आई उत्तर प्रदेश में। कौन दोषी है? पेपर लीक हो गया, कोई कार्रवाई हुई? जेल में कोई है? अभी वो बच्चे आपके पढ़ने इलाहाबाद गए, आंदोलन किए, लाठी चार्ज हुआ, दोबारा इम्तिहान ही नहीं हो रहा है। खतरे में क्या है पहचानने के लिए समझदार को इशारा काफी। इसलिए पहली बात कह के जा रहा हूं, शिक्षा बचाना, कलम और किताब बचाना और ये प्रोफेसर की डायरी पढ़ना ये बताएगी कि अभी कल मैं गया था, अब याद आ रही है 2-4 मिनट और आपका ले लूं, समय दिक्कत तो नहीं? हालांकि जाड़ा बढ़ा था लेकिन गर्मी भी बढ़ावल जरूरी बा। मैं नागपुर गया सर, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। कल भाषण है, मैं अपने YouTube चैनल पर लगाऊंगा। वहां जाकर के लोगों ने दिखाया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ नागपुर में एक कंपलसरी पेपर बीए को पढ़ाया जाएगा। ज्योतिष विज्ञान क्या है इसके बारे में आप शोध करें। यानी ज्योतिष क्या है ये आप बीए के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हमारे यहां शिक्षा व्यवस्था की दिक्कत क्या है? बच्चा स्कूल में जाता है तो कहा जाता है कि पृथ्वी चंद्रमा से इतनी दूर है, सूरज का तापमान इतना है, धरती गोल है, सूरज के सामने चक्कर लगाती है। और घर में आता है तो उसको सिखाया क्या जाता है कि धरती किसी चीज पर टिकी हुई है। अब इससे ज्यादा बोलूं, इस अंतर विरोध में ज्ञान और विज्ञान में भारत का संविधान अनुच्छेद 51A वो कहता है वैज्ञानिक चेतना होनी चाहिए और विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा ज्योतिष शास्त्र। बताओ आप अपने बच्चों को पढ़ने भेजोगे? ये जितना दंगाई अपने भीड़ बना रहा है, एक भी का बेटा बेटी इस दंगा वाली भीड़ में शामिल नहीं होता। ये बात आज से 5 साल पहले मैंने नागपुर में बोली थी, बहुत वायरल हुई थी। जिस दिन गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन ही छोड़कर आएगा और किसी दंगाई भीड़ में शामिल होगा, उस दिन समझना कि धर्म खतरे में है। वरना याद रखना, न धर्म खतरे में है न कोई भी चीज खतरे में है। उन झूठों की कुर्सी खतरे में है और भारत का संविधान खतरे में है और दूसरी कोई चीज खतरे में नहीं। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव आ रहा है, प्रोफेसर की डायरी आपको वो बताएगी। और शिक्षा ही बर्बाद हो गई तो अनपढ़ों की भीड़ तैयार हो जाएगी। ये पुराने लोग जितने आसपास के आए हैं मंच पर और सामने, इनमें से आप याद करिए सरकारी स्कूल के पढ़े हुए लोग हैं, हाथ उठाइए कितने लोग हैं? सारे लोग सरकारी स्कूल के पढ़े हुए लोग। और सरकारी स्कूल में फीस कितनी होती थी? नाम मात्र थी, 1 रुपया 2 रुपया ऐसे होती थी ना। और ये फ्री में शिक्षा भारत दे रहा था। कब? जब भारत गरीब था। फिर एक फकीर का जन्म हुआ। फकीर ने इस देश का इतना विकास किया, देश का दुनिया में डंका बजने लगा और नई शिक्षा नीति लागू हो गई। अब आपकी प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ेगी, सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे और शिक्षा महंगी हो गई। ऐसी अमीरी लेकर के आप क्या करेंगे? संविधान खतरे में, यहां से समझ में आया। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, अपने इलाके का सरकारी स्कूल पढ़िएगा। मेरी प्रोफेसर की डायरी आप पढ़ेंगे। मुझे एक आदमी मिला और उसने कहा कि साहब हमें अगर पढ़ने का मौका मिल गया होता तो हम भी आपकी तरह अच्छा भाषण दे लेते। मैं उससे बोलकर आया कि मेरे भी परिवार वालों की तरह से मैं पढ़ के आया, लेकिन पता है
इस देश में पढ़ने का अगर हमें मौका मिला तो बाबा साहब के संविधान से और मंडल कमीशन की रिपोर्ट से मिला, वरना हमारे लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिला। अब आपकी फीस महंगी हो गई, पढ़ने का मौका खत्म। बताओ संविधान खत्म कि नहीं खत्म? जिसकी जेब में पैसा है उसके बच्चे पढ़ेंगे, जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसके बच्चे धर्म बचाने जाएंगे। बेरोजगार कोई नहीं रहेगा, लेकिन चुनना आपको है कि आप अपने बच्चों को कौन सा रोजगार देना चाहते। बताओ गलत कह रहा हूं कि सही? इसलिए बहुत लंबी वक्त करने की बात, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे केवल ये कह के जा रहा हूं, हाकिम शहर क्यों किसी बात पर अब ठौर करे, उसकी मर्जी है, जिसे चाहे उसे और करे। सोचते सब हैं कि जरूरी है बगावत, लेकिन चाहते ये हैं कि आगाज कोई और करे। आखिर में यही कहूंगा, इसलिए मैंने ताली किसके लिए बजवाई? जो सरकारी नौकरी करके संविधान वाले कार्यक्रम में मंच के सामने खड़ा हो गया। रेंगने वाले, नौकरी बचाने वाले हमारे समाज के एक नेता बोले रहा कि चप्पल उठावे न कुल जूता साफ करना, हम ना बोले थे। वहां जाके दरबारी बन गए, हमारे लोग दरबारी बन गए। हमारे लोग पे बैक टू सोसाइटी मान्यवर कांशीराम कहा करते थे। मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांशीराम, ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने मंडल आंदोलन के समय सांप्रदायिकता के दौर में एक होकर के समाजवादियों और अंबेडकरवादियों को 90% को एक कर दिया था। आज बताओ, उसी मंडल के खिलाफ जो कमंडल लेकर निकले वो राज कर रहे हैं, और 90% लोग कहीं राज में है क्या? असली लड़ाई यहां है। राज मिलेगा कैसे? शिक्षा से। राज मिलेगा कैसे? रोजगार से। राज मिलेगा कैसे? एकजुट होने से। एकजुट होइएगा। मैं आपसे निवेदन करके जाऊं, एक गुजारिश, यादव अगर कोई है, आबादी, हालांकि यादवों के लिए बिहार में जाति जनगणना हुई, बिहार में जाके फलाने बोले गृह मंत्री कि जाति जनगणना हमारी वजह से हुई, और यहां उन्हीं की सरकार नहीं हो रही है। इस देश में जाति गिनने की जातिवाद बढ़ जाएगा, और धर्म गिनते हैं, भाषा गिनते हैं। इसलिए इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो जाति जनगणना है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट है। और इसलिए बिहार में जब जनगणना हुई, मेरे लोगों, आखिरी में बड़ी मोटी बात कह रहा हूं, आपको भड़काने वाले लोग आएंगे, ओबीसी का सारा हक 2 जातियों ने, 3 जातियों ने खा लिया। बताओ कहते हैं कि नहीं कहते? आप पूछोगे कहां, तो कहेंगे 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए थे। समझ रहे हैं ना? शिक्षा सुरक्षा नहीं समझ पाए। तो जो बात कहनी है मुझे वो ये कहनी है कि बिहार में जनगणना हुई, 14.5% पॉपुलेशन और सरकारी नौकरी 1.5%, 1.67। इसलिए आपको लड़ाने वाला आपके परिवार में दुश्मन पैदा करता है। ओबीसी को ओबीसी से लड़ा दो, फिर ओबीसी को दलित से लड़ा दो, आजकल दलित को भी बांटो, आदिवासी को भी बांटो, सबको लड़ाओ, और हम भी आपस में लड़ते रहते हैं। और फलाने अपने खटिया पे हमको बैठने नहीं दिए। इसलिए जिनकी आबादी ज्यादा है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, जिनकी संख्या ज्यादा है उनको मैं गुजारिश कर रहा हूं, 2 कदम पीछे आओ और अपने कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला तमाम भाइयों को अपने कंधे पे बिठाकर आगे करो, फिर देखो आपकी एकजुटता को कोई दूर कर पाएगा। लेकिन याद रखना, एकजुट होने में ही आपकी भलाई है। इसलिए मैं जाते जाते केवल ये गुजारिश करके जा रहा हूं, लड़ाने वाले झूठ बोलने आएंगे कि आप लड़ जाएं। लड़ोगे आप क्या? जोर से बोलिए। शिक्षा बचाने की लड़ाई लड़नी है, कलम और किताब बचाने की लड़ाई लड़नी है, संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी है। अंबेडकर, फूले पेरियार, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बचाने के लिए हम लोग ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। अगली बार फिर कुशीनगर आएंगे, देवरिया आएंगे और संत कबीर नगर, क्योंकि इनका नाम ही ये बताता है कि भारत हमारे महापुरुषों ने बनाया है, हमारे पुरखों ने बनाया है, हम इसे आखिरी दम तक बचाएंगे। पढ़ोगे तो लड़ोगे
और लड़ोगे तो जीतोगे। इस उम्मीद के साथ आप सबको क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद।